गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ओनली 3 क्वेश्चन ही देखेंगे। तीनों ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा कि शिक्षा के विभिन्न स्वरूप या रूप या प्रकार का उल्लेख कीजिए। ठीक है, शिक्षा के विभिन्न स्वरूप या कहेंगे रूप या कहेंगे प्रकार का उल्लेख कीजिए। ये 2023 का क्वेश्चन है और इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। सारी चीज़ें आप ये लिख देंगे कि बस एक ऊपर हेडिंग डाल देंगे आप लोग कि शिक्षा के स्वरूपों को शिक्षा शास्त्री ने निम्न नामों से व्यक्त किया है या शिक्षा के निम्नलिखित स्वरूप हैं, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है नियमित और अनियमित शिक्षा। ठीक है, या फिर जिसको हम कहेंगे औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा। तो ये आप कर लेंगे, इजी ये लर्न रहेगा। ठीक है, शिक्षा के इस स्वरूप यानी नियमित शिक्षा में विद्यालय की शिक्षा पर ही विचार किया जाता है। ठीक है, जब आप डेली जाते हो रेगुलर, ठीक है, तो विद्यालय की शिक्षा पर विचार जाता है। इसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। नियमित शिक्षा के अंतर्गत पूर्व योजना अनुसार कार्य होता है, क्योंकि आपका सिलेबस पहले से ही रेडी रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो। बालक को यह निश्चित स्थान समय पर निश्चित विषय की शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा न होकर निर्देश है। ठीक है, क्योंकि जो टीचर बोलते हैं वही आपको करना पड़ता है। अब अनियमित शिक्षा क्या है? इसका आरंभ गर्भकाल से ही होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो तभी से ये कहते हैं ना कि जो मम्मी अनुसरण करती है, जो चीज़ें करती है मम्मी, वही उसी को फॉलो वो करता है। उधर स्थिति बालक के पूर्ण विकास से लेकर समाज में उचित स्थान प्राप्त करने तक यह क्रम चलता ही रहता है। ये अनियमित शिक्षा, इसका कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है, परिवार आपको बहुत कुछ सिखा देता है। पूर्व योजना अनुसार इस अनियमित शिक्षा का पता नहीं चलता। व्यक्ति हर समय किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। नियमित और अनियमित शिक्षा के अंतर को स्पष्ट करते हुए भाटिया के अनुसार शिक्षा निर्देशन से अधिक श्रेष्ठ एवं उत्तम है। ठीक है, कौन सी शिक्षा? ये अनियमित शिक्षा, जैसे कि हम फैमिली से सीख जाते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, फ्रेंड से सीखते हैं, बुक से सीखते हैं, ये क्या हमारी अनियमित शिक्षा है। अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा, यानी प्रत्यक्ष जिसको हम देख सकते हैं, अप्रत्यक्ष हम जिसको देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उससे बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा से तात्पर्य उन निर्देशों से है जो बालक की कक्षा में अध्यापक द्वारा दिए जाते हैं। अध्यापक अपने ज्ञान को छात्रों को देता है और उसके व्यवहारिक पहलू पर भी अपने विचार प्रकट करता है। ठीक है, ये हो गया प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष शिक्षा में अध्यापक का योगदान प्रत्यक्ष नहीं होता, वह केवल वातावरण का निर्माण करता और छात्र उस वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाएं करते हैं। छात्र अपने समूह, परिवार, समुदाय और खेल के समूह से अनेक प्रकार के गुण अवगुण सीखते हैं। इसलिए रॉबर्टसन का विचार है कि निर्देश कक्षा में ही समाप्त हो जाता है और शिक्षा जीवन के साथ समाप्त होती है। ठीक है, निर्देश क्लास में होता है, मतलब क्लास में जब तक, और शिक्षा तो हमारे जीवन भर चलती रहती है। अतः शिक्षा का रूप प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में व्यक्ति को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व एवं सामूहिक शिक्षा। व्यक्तित्व मतलब जिसको हम लोग इंडिविजुअल कह सकते हैं, और सामूहिक जो ग्रुप में होती है। व्यक्तित्व शिक्षा से तात्पर्य एक बालक की शिक्षा से। प्राचीन काल में राज दरबारों में राजा लोग अपने पुत्रों की शिक्षा व्यक्तित्व रूप से करवाते थे, है ना, या कराते थे, क्योंकि अलग माहौल सा, जिसको आजकल हम लोग ट्यूशन कहते हैं। अच्छा, आज भी ट्यूशन परंपरा इसी का प्रतीक है, यानी कि इंडिविजुअल आपको बच्चे को पढ़ाना है। शिक्षक एक बालक को शिक्षा देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसकी रुचियों, आदर्शों, प्रकृति एवं योग्यता का पूरा विकास हो। सामूहिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा प्रणाली से है। इसके अंतर्गत एक आयु, समूह, योग्यता एवं रुचि वाले बालकों को समान रूप से समान विषयों पर व्यवहारों में शिक्षण दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की व्यक्तित्व एवं सामूहिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा का दूसरा रूप है। संभवतः इसलिए J.S. मैकेंजी ने संकुचित शिक्षा को मानव शक्तियों के विकास हेतु चेतनायुक्त प्रयास बताया है। ओके, चलिए, अब सामूहिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा की आशा की जाती है उसे कि वो समाज के लिए बालकों को उपयोग बने। इसलिए शिक्षा चाहे व्यक्तित्व हो या सामूहिक शिक्षा, ठीक है, सामूहिक हो, शिक्षा का उद्देश्य बालक को सामाजिक वातावरण समायोजन योग्य, ये कोई जरूरी नहीं है लिखना है इसको। ठीक है, अब सामान्य और विशिष्ट शिक्षा। सामान्य क्या है, जो आप पढ़ते हो, और विशिष्ट क्या है, जो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके चूज करते हो।
सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहा जाता है। इस शिक्षा का उद्देश्य बालकों में सामान्य प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों एवं रुचियों का विकास करना है। इस प्रकार की शिक्षा में बालकों की मनोवृत्तियों को विकसित किया जाता है, यानी कि सबको एक जैसा समान समझा जाता है। इस शिक्षा का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, ये तो केवल बालक और मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आत्मा में विद्यमान गुणों का सर्वश्रेष्ठ विकास करने की ओर उन्मुख है। और जहाँ तक विशिष्ट शिक्षा का प्रश्न है, इसमें बालक को किसी स्थिति में विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होती है। बालक को डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक एवं अन्य प्रकार के व्यवसायों का प्रशिक्षण इसी के अंतर्गत आता है। सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार की शिक्षा नियमित शिक्षा का ही परिवर्तित स्वरूप है। इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये 2026 का है और क्वेश्चन है हमारा कि शैक्षिक उद्देश्यों एवं शिक्षा विधियों के संदर्भ में प्रकृतिवाद और आदर्शवाद की तुलना कीजिए। ठीक है, प्रकृतिवाद की और आदर्शवाद की किसमें? शैक्षणिक उद्देश्यों एवं शिक्षण विधियों में। तो ये विधियाँ ही हैं एक तरीके से, इसको हम कर लेंगे। और ये प्रयोजनवाद इसमें दे दिया, अगर नीड हो तो आप रीड कर लीजिएगा, पर इसमें समर्थक में केवल हम 2-3 लोगों का ही नाम लिखेंगे। अब हम चलते हैं हमारे इसके मतलब किस तरह से है इसका। तो यहाँ पे क्या था हमारा? आदर्श, और यहाँ क्या था? रॉन्ग तो नहीं हो रहा है, और यहाँ प्रकृति। अब शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आदर्शवाद क्या कहते हैं? चरित्र का निर्माण करो, आत्मानुभूति करो, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास, सत्यम शिवम की सुंदर एवं सुंदरम की प्राप्ति, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण एवं उसकी समृद्धि। इसको आप ऐसे पॉइंट बना के और अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, कि आदर्शवाद कहता है कि चरित्र निर्माण और आत्मानुभूति, यानी कि स्वयं करके उसमें आत्मा की अनुभूति करो, और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करता है। आदर्शवाद तो सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति को ही सर्वोच्च मानते हैं। इस तरह से आप कर सकते हो। प्रकृतिवाद क्या कहते हैं? प्रकृतिवाद कहते हैं व्यक्तित्व का विकास हो, आत्मा अभिव्यक्ति हो, यानी कि प्रकृति से सीखे, मूल प्रवृत्तियों का शोधन हो, मार्गांतरीकरण एवं समय हो, उचित सहज और संबंध क्रियाओं का निर्माण हो, और प्रजातीय प्रगति की प्राप्ति। चलिए, आदर्शवाद कहता है पवित्र पुण्य जीवन की प्राप्ति होनी चाहिए, और प्रकृतिवाद कहते हैं जीवन संघर्ष के लिए तैयारी होनी चाहिए। पाठ्यचर्या कैसी होती है इनकी? आदर्शवादियों की पाठ्यचर्या में क्या क्या रहता है? पाठ्यचर्या की रचना आदर्शों, विकारों तथा शाश्वत मूल्यों पर आधारित होती है। पाठ्यचर्या में मानवीय तथा विषयों पर बल दिया जाता है। पाठ्यचर्या का मुख्य विषय धर्मशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र, रीतिशास्त्र, भाषा, समाजशास्त्र, साहित्य, भूगोल, संगीत तथा कला आदि है। और प्रकृतिवाद क्या कहते हैं? प्रकृतिवाद कहते हैं कि इनके पाठ्यचर्या की रचना बालक की प्रकृति, रुचि, अभिरुचियों तथा योग्यता के आधार पर होती है। पाठ्यचर्या में वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख तथा मानवीय विषयों को गौण स्थान मिलता है। प्रकृति पाठ्यचर्या का प्रमुख विषय खेलकूद, शारीरिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और गणित विज्ञान, यानी कि जिसको करके सीखा जा सकता है। शिक्षण विधियाँ, कोई निश्चित विधि नहीं है। आदर्शवादी स्वयं विधियों का निर्धारण और निर्माण करता है। व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। ठीक है, प्रकृतिवाद क्या करते हैं? करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना और डाल्टन पद्धति। अब है शिक्षक। शिक्षक का स्थान महत्व होता है। ठीक है, शिक्षक का स्थान बड़े महत्व का, गौरव का होता है, और बालक का स्थान गौण होता है, यानी कि बालक थोड़ा निम्न होता है। इसमें क्या है? शिक्षक का स्थान गौण है तथा बालक का प्रमुख है, क्योंकि बालक अपने खुद से चीज़ें कर रहा है। शिक्षक एक माली के समान है तथा बालक पौधे के समान। इसमें प्रकृति ही बालक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, यानी प्रकृति से वो सब कुछ सीख रहा है। आदर्शवाद में क्या? शिक्षा के विकास के लिए, और यहाँ पे क्या? शिक्षा का स्थान रंगमंच तैयार करने तथा पर्दे के पीछे रहने वाला है, सामाजिक स्वभाव पूर्ति के लिए और सहायक के रूप में। अब अनुशासन क्या? प्रभात्मक अनुशासन पर बल, नियंत्रित अनुशासन का समर्थन, नियंत्रित स्वतंत्रता। स्वतंत्रता है लेकिन कैसी है? नियंत्रित है, कंट्रोल है। यहाँ पे क्या है? मुक्त अनुशासन पर बल, प्राकृतिक परिणामों पर आधारित और अनियंत्रित स्वतंत्रता। अब स्कूल क्या है? स्कूल ही बालक को नियमित शिक्षा देने का स्थान है। स्कूल एक सुंदर उपवन के रूप में मानवीय क्रियाओं का आदर्श है। इसमें क्या है? प्रकृति का विस्तृत प्रांगण ही स्कूल है, यानी क्या प्रकृति, जैसे कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे ना, ठीक है। और आगे जब हम रविन्द्रनाथ की शिक्षण संस्थाएं पढ़ाएंगे, हम देखेंगे उन्होंने किस तरह से शांति निकेतन का निर्माण किया था। ठीक,
बहुत दूर, ठीक है, सिटी से दूर एकदम जंगलों के बीच में, और खुले में वो बच्चों को पढ़ाते थे। और आगे भी ये शिक्षा देते हैं कि प्रकृति के बीच में ही शिक्षा होनी चाहिए। स्कूल प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक वातावरण के रूप में। आधारभूत सिद्धांत शिक्षा सैद्धांतिक रूप से आध्यात्मिक प्रक्रिया है, और सामाजिक और राजनीतिक वातावरण पर बल। निश्चयात्मक शिक्षा परमात्म तत्व की ओर विकास, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल, और आदर्शवादी तत्ववादी भावना है। इसमें है शिक्षार्थी की प्रकृति के अनुसार शिक्षा, भौतिक वातावरण पर बल। निर्देशात्मक शिक्षा, बालक के वर्तमान जीवन को शिक्षा का आधार बनाना, ठीक है। निर्देशात्मक शिक्षा पर बल। प्रकृति एक तत्ववादी भावना है। अब इसके सिद्धांत देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। शिक्षा के सिद्धांत क्या है? शिक्षा का आधार आध्यात्म तथा नीतिशास्त्र है, और यहाँ पे क्या है? प्रकृति का शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। शिक्षा का केंद्र शिक्षक पाठ्यक्रम है, यहाँ पे क्या? शिक्षा का केंद्र बालक है, यहाँ पे शिक्षक का पाठ्यक्रम है, यहाँ पे बालक है। मानसिक शक्ति पर बल देता है, मूल्य, प्रवृत्तियों, संवेगों तथा व्यवहार पर बल देता है। शिक्षा में व्यक्तित्वता तथा सामाजिक दोनों को महत्व दिया जाता है, केवल व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है। पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। प्रकृति है तो कहाँ से होगा? प्रकृति से सीखो। स्थिर विचारधारा है, प्रगतिशील विचारधारा है, यानी कि प्रकृति में आप जैसे नया नया देखेंगे वैसा ही आप सीखते चले जाएंगे। अब ये देखिए, ये अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन कि जे कृष्णमूर्ति का शैक्षिक चिंतन बताइए। कल हमने एनी बेसेंट जी का पढ़ा था, महात्मा गांधी के कई बार आ चुके हैं, लेकिन इनका आया नहीं है। मे भी आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन है कहीं से भी, कोई भी जो थिंकर है उनका उठा के क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इसमें हम चिंतन और मूल्यांकन दोनों करेंगे। मूल्यांकन आपका शॉर्ट में आ सकता है और चिंतन आपका लॉन्ग में आ सकता है, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। और मोस्टली जो चीज़ें हैं वो सब मिलती जुलती हैं, आपको क्या करना है? ओनली पॉइंट लर्न करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और आज हम लोग सिर्फ 3 क्वेश्चंस करेंगे, टाइम है नहीं आगे, और हम लोग चलते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस आपके ऐसे लगे कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है आने की, तो उसी को हम लोग करेंगे। चलिए, जे कृष्णमूर्ति के दार्शनिक विचार उनके मस्तिष्क के उपज थे। अपने दार्शनिक विचारों द्वारा ही उन्होंने अपने शैक्षिक विचारों का प्रतिपादन किया। उनके शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नवीन संस्कृति और विश्व का निर्माण करना था। उन्होंने मानव बनाने के लिए शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। अब इनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? ठीक है, यू हैव टू लिसन, ठीक है, आपको सिर्फ सुनना है और ध्यान से सुनना है। 1 या 2 बार आप सुन लेंगे तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आपको स्पेशली अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत है। आप अपने मन से जो चाहे लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट आप लोग लर्न करेंगे, मतलब पॉइंट देख लेंगे। जे कृष्णमूर्ति की शैक्षिक विचारधारा प्रकृतिवाद से उत्प्रोत थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्रकृतिवादी है। उनका मत था कि प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य को समझे और अपने व्यक्तिगत हित के लिए उसका विनाश न करे। उनका मानना था कि शिक्षा मात्र पुस्तकों तथा तथ्यों को कंठस्थ करना नहीं है, बल्कि शिक्षा का अर्थ है हम इस योग्य बने कि वृक्षों, पहाड़ियों, प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सकें, आकाश को देख सके, पक्षियों के कलरव को सुन सके। मतलब टोटली प्रकृतिवादी थे। चलिए, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा द्वारा ही मनुष्य को जीवन का सही अर्थ समझाया जा सकता है, और शिक्षा द्वारा ही उसे अनुचित मार्ग से सद्मार्ग पर लाया जा सकता है। इजी है, यू कैन लर्न, ठीक है। इसको तो क्योंकि डेफिनेशंस है तो वो तो हम लोग अपने मन से नहीं लिख सकते, जो है वही लिखेंगे। अब है शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। अब इनका शिक्षा का उद्देश्य क्या? शारीरिक एवं मानसिक उद्देश्य, ये मोस्टली थिंकर है, वो सब बताते हैं, ठीक है, और सबका कहना एक ही है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के समन्वय स्थापित करना है। स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर का होना अति आवश्यक है। दूसरी तरफ स्वस्थ मन एवं शरीर द्वारा वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर नवीन वैज्ञानिक आविष्कार कर सकेगा, ठीक है। अब सामाजिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास भी है। कृष्णमूर्ति के अनुसार व्यक्ति का विकास समाज में होने के कारण वह समाज का अंग होता है। समाज के सभी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सेवा प्रदान करना व्यक्ति का सामाजिक कर्तव्य है, ठीक है। ये शैक्षिक उद्देश्य है कि बच्चा भी क्या करे? सामाजिक विकास में अपना योगदान दे। आध्यात्मिक मूल्यों का विकास,
बालक में आध्यात्मिक चेतना, आत्मज्ञान और नैतिक मूल्यों का विकास करना भी उनका उद्देश्य था। बालक में ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे कि अपने विचारों एवं कार्यों का निरीक्षण कर सके। उनके अनुसार इन सभी आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति आंतरिक स्वतंत्रता, शांति, आत्मानुशासन, धैर्य एवं ज्ञान द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। सांस्कृतिक विकास, ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया? शारीरिक मानसिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, फिर सांस्कृतिक विकास। कृष्णमूर्ति का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य मानव में शक्ति एवं अंतर चेतना का विकास करना है, जिससे वे विभिन्न आडंबर और सांस्कृतिक कुरीतियों का दृढ़तापूर्वक विरोध कर सके। एक ऐसे मानव का निर्माण करना जो सुसंस्कृत, सभ्य और शिष्ट हो। तो ये सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत। वैज्ञानिक बुद्धि का विकास। कृष्णमूर्ति का काल वैज्ञानिक एवं तकनीकी में नए नए आविष्कार और विकास का काल था। उस समय जब ये कृष्णमूर्ति थे, संसार के सभी देशों में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जा रहा था। उनका कहना था कि विज्ञान और तकनीक का प्रयोग मानव कल्याण एवं बालक में वैज्ञानिक बुद्धि का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, बच्चे में क्या होना चाहिए? मानव कल्याण एवं बालक में वैज्ञानिक बुद्धि का, यानी कि विज्ञान का वो यूज करे, पर कैसे? ओनली मानव के कल्याण के लिए, मानव के विनाश के लिए नहीं। सृजनात्मक का विकास। कृष्णमूर्ति के अनुसार बालक में सृजनात्मकता का होना अति आवश्यक है, यानी कि क्रिएशन होना चाहिए बालक में। ठीक है, क्रिएशन मतलब कुछ चीज़ों को करके सीखे और कुछ न कुछ वो क्रिएट करे। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य बालक में सृजनात्मकता का विकास कर उसमें स्वयं निर्णय लेने और कार्य को रचनात्मक बनाने की स्वतंत्रता का विकास करना था। सृजनात्मक से उनका अभिप्राय तन, मन और आत्मा की सृजनशीलता से है। ठीक है, संवेदनशीलता का विकास, यानी कि बच्चों का इमोशनल होना भी जरूरी है। इमोशनल किस तरह से? कि दूसरों के प्रति प्रेम, दया का भाव रखे। कृष्णमूर्ति का कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को संवेदनशील बनाना है। बालक में प्रकृति और मनुष्य के प्रति प्रेम उत्पन्न कर हो उसे संवेदनशील बनाया जा सकता है। मनुष्य संवेदनशील से घृणा, द्वेष, क्रोध, हिंसा को त्याग कर एक ही व्यवस्थित सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकेगा। चरित्र का निर्माण। कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना ही है। चरित्रवान से अभिप्राय असत्य को त्याग कर सत्य को अपनाने की क्षमता रखने से है। चरित्रवान व्यक्ति सत्य की खोज कर उस पर दृढ़ता रहता है, उस पर दृढ़ रहता है हमेशा, यानी कि नहीं वही चीज़ उसको करनी है, असत्य उसको नहीं बोलना है। इसी के द्वारा वह जीवन में स्थायी, मूल्यवान और परम आनंद की अनुभूति करता है। अब व्यावसायिक प्रशिक्षण। कृष्णमूर्ति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज में रहने की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी न किसी प्रकार के उद्योग की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि उसे काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम के तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना भी होता है। ठीक है, जिससे वो अपना क्या कर सके? जीवन उपार्जन कर सके, क्योंकि जीवन उपार्जन जब करेगा तो उसको क्या मिलेगा? यस, तो उसी से होगा। अब आ जाते हैं हम इनकी पाठ्यचर्या। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का पाठ्यचर्या ऐसा होना चाहिए जो मानव का संपूर्ण विकास कर उसके उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। पाठ्यचर्या में भौतिक विज्ञान एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु विज्ञान एवं तकनीकी, जीवन यापन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण और सौंदर्य बोध, सृजनात्मक का विकास के लिए कला, संगीत, रचनात्मक का पाठ्यक्रम में स्थान हो चाहिए। यानी कि जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, उसी को 1-2 लाइन में आपको कंप्लीट कर देना है, यानी कि जो उसके उद्देश्य है ना, उद्देश्य हम लोगों ने पढ़े वही चीज़ है। अब शिक्षण विधियाँ। अब इनमें इनकी शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी? इनकी शिक्षण विधियों में क्या क्या रहेगा? देखिए, जे कृष्णमूर्ति का मानना है कि शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की भागीदारी आवश्यक है। शिक्षण की विधि कोई भी हो, परंतु उसमें ध्यान, श्रवण और शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा ही शिक्षण को प्रभावी, सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने शिक्षण में सबसे अधिक क्रिया पर बल दिया है। ठीक है, यानी कि करके सीखना। वे प्रकृति, पर्यावरण को शिक्षा का केंद्र बनाने और समस्त ज्ञान और क्रियाओं को उनके माध्यम से विकसित करना चाहते थे। उनका विचार था कि बालक के अनुभव के आधार पर सीखने को प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कि बच्चा है जो करके सीखे, और सीखने की प्रक्रिया में सहज संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। सहज संबंध यानी कि प्रकृति का, टीचर का और बच्चे का। शिक्षण विधि का चयन बालक की मानसिकता के अनुसार ही किया जाना चाहिए। अब अध्यापक कैसा होना चाहिए? ठीक है,
सभी अर्थों में अध्यापक को एकीकृत मानव होना चाहिए। अध्यापक का बालकों के साथ स्नेहपूर्ण और सहानुभूति व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक छात्रों को नया जानने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ उन्हें स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करे, यानी कि शिक्षक जो है वो भी खुद नया सीखे और बच्चों को भी नया सीखने के लिए प्रेरित करे। उनका मानना था कि श्रेष्ठ अध्यापक वही कहलाता है जो बच्चों को प्रेम और विश्वास से जीत लेता है, छात्र का मार्गदर्शन कर उनकी कमियों का निवारण करे। अब शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, बच्चा कैसा होना चाहिए। जय कृष्णमूर्ति बालकों पर नियम, सिद्धांत अथवा मूल्य थोपने का विरोध करते हैं। कृष्णमूर्ति बालक के व्यक्तित्व का आदर करते थे, उनकी चेतना के विकास पर बल देते थे जिससे वे स्वयं नियम, सिद्धांत एवं मूल्यों का चयन करने योग्य बन सके। वे बालक अथवा शिक्षार्थी पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक पूर्वाग्रहों को थोपने का विरोध करते थे। तो उनके अनुसार बच्चे को ऐसा बनाना देना चाहिए। अब उनके अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। जय कृष्णमूर्ति के अनुसार विद्यालय को केवल शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ नहीं होना चाहिए बल्कि बहुत कुछ और भी शामिल होना चाहिए। क्या करना चाहिए उनको, शिक्षा के केंद्रों को चाहिए कि उनमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की प्रगति में सहायता प्रदान करे। शिक्षक किसी व्यवसाय या जीविका की ओर उन्मुख न रहकर ज्ञान एवं वृद्धि का भी विकास हो उसमें। उनका मानना था कि विद्यालयों को विद्यार्थियों की आजीविका के लिए शैक्षिक विषयों की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति कल्याण एवं उत्तरदायित्व का भी बोध कराना चाहिए। उनके अनुसार एक विद्यालय का अर्थ उस स्थान से है जहां विद्यार्थी प्रसन्न एवं आनंदित रहता है, उसे डराया धमकाया नहीं जाता और परीक्षाओं से भयभीत न कराया जाता है। अब इनका अनुशासन कैसा था इनका। कृष्णमूर्ति के अनुसार बालक को बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता के साथ दूसरे व्यक्तियों का ध्यान रखते हुए अपने कार्यों का संपादन करना। स्वतंत्रता में दूसरों के प्रति नम्रता, विवेकशीलता और प्रवेश के प्रति सजग होना आवश्यक है। उनके अनुसार जो व्यक्ति को विचारों के साथ साथ लालच, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और निर्दयता जैसे अवगुणों से मुक्त हो वही अनुशासित रह सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें उस व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए तो वो कैसा रह सकता है, अनुशासित। अब इसके अन्य पक्ष क्या है, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। इस पे आप अपना लिख देंगे। ठीक है, अब आता है ये शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, इसको ये शॉर्ट में आ सकता है, ये शॉर्ट में आ सकता है आपका कि जय कृष्णमूर्ति के शिक्षक चिंतन का मूल्यांकन में क्या होता है, दोष और गुण दोनों आ जाते हैं। तो पहले हम लोग इसके गुण देख लेते हैं क्या क्या है। कृष्णमूर्ति जी परीक्षा उत्तीर्ण करने और उपाधि प्राप्त करने को शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय अंत्य मन तथा अंत चेतना का विकास करना है। लेकिन अगर हम लोग आज की शिक्षा देखें तो ये सब डिग्री ही मांगते हैं। ठीक है, वो नहीं जानते आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनको सब रिटर्न चाहिए। कृष्णमूर्ति ने पाठ्यचर्या में विज्ञान एवं तकनीकी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, संगीत, कला एवं कविता को स्थान दिया। उनके अनुसार पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा मनुष्य का संपूर्ण विकास हो सके। कृष्णमूर्ति जी के अनुसार अनुशासन परंपरागत सिद्धांतों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। ये बालकों को पूर्ण यानी कि अंदर से और बाहर से स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे, किंतु इनका यह भी कहना था कि स्वतंत्रता स्वच्छंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्री करो लेकिन इतना भी फ्री नहीं करना है। कृष्णमूर्ति जी ने शिक्षक को पूर्ण मानव एवं एकीकृत मानव के रूप में परिभाषित किया। उनका मानना था कि इसी स्थिति में शिक्षक बालक को भी पूर्ण एवं एकीकृत मानव बना सकता है। कृष्णमूर्ति जी के अनुसार शिक्षार्थी को पूर्व निश्चित एवं मूल्य एवं सिद्धांतों का चयन, नए मूल्य एवं सिद्धांतों के निर्माण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि वो फेरबदल कर सकता है। कृष्णमूर्ति जी का मानना था कि विद्यालय शांत वातावरण में स्थापित किए जाने चाहिए और उनमें छात्र छात्राओं की संख्या सीमित होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य निकट संबंध स्थापित करने पर भी बल दिया। हाँ, ये चीज होनी चाहिए। कृष्णमूर्ति जी स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और जन शिक्षा के पक्षधर में थे। इसमें प्रौढ़ शिक्षा भी लिख देना। ठीक है, उसमें है। अब दोष, उन्होंने शिक्षा को साधन के रूप में परिभाषित किया और उनकी प्रक्रिया के स्वरूप को स्पष्ट नहीं किया। अच्छा, कृष्णमूर्ति जी ने शिक्षा द्वारा अंत्य मन, अचेतना मन के विकास पर बल दिया, जो सर्वथा गलत है क्योंकि शिक्षा द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये इनके दोष बताए गए हैं। ठीक है, आलोचना की गई है इनकी। कृष्णमूर्ति जी शिक्षा द्वारा अंत चेतना का विकास करना चाहते, कि उन्होंने पाठ्यचर्या में अंत चेतना के विकास हेतु कोई प्रावधान नहीं दिया। सही बात है। कृष्णमूर्ति जी द्वारा अपनाई गई अनुशासन पद्धति सही नहीं है। हमारी दृष्टि में वास्तविक अनुशासन तभी किया जा सकता है जब उसमें स्वतंत्रता के साथ नियंत्रण भी हो। नियंत्रण तो जरूरी है, नहीं तो सब क्या हो जाएंगे,
भागने लगेंगे इधर उधर। कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि शिक्षार्थियों को सिद्धांतों के निर्माण एवं चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो अनुचित है, क्योंकि शिक्षार्थियों का बौद्धिक स्तर इतना उच्च नहीं होता है कि सिद्धांतों का निर्माण का चयन कर सके। ये बात सही है, क्योंकि ये तो धीरे धीरे एज के साथ ही आती है। ठीक है ना। हाँ, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको बचपन से ही बहुत चीज़ें हो जाती है, लेकिन एक नॉर्मल हम लोग बात करें तो ठीक है, स्तर तो धीरे धीरे ही उठता है। कृष्णमूर्ति जी का ये सुझाव है कि विद्यालय शांत वातावरण स्थापित होना चाहिए, बिल्कुल सही है, किंतु आज की परिस्थिति में ऐसा होना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी हम लोगों ने कर लिया है। सुनना है तो आप सुनिएगा, लिखना हो तो लिखिएगा, जैसे करना करिएगा, लेकिन पॉइंट को याद करिएगा। लमसम जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो सबके एक जैसे ही हैं, और शिक्षक, विद्यार्थी और विद्यालय वो भी सबका लगभग एक जैसा ही है। बस ये देख लीजिएगा कौन प्रकृतिवादी है, कौन आदर्शवादी है, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर आपको देने हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ में। कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, उसको हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग दूसरी बुक की तरफ चलेंगे, फटाफट करेंगे। टोटल आपके 15 पेपर होते हैं, आई थिंक, है ना, 15 ही होते हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।